हेलो गाइस, तो आप लोग आज कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोग का जो गर्मी का छुट्टी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग गुजार रहे होंगे, क्योंकि अभी मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा है। क्योंकि पहले जिस तरह गर्मी रहता था उस तरह फिलहाल इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग जो है गर्मी छुट्टी के साथ साथ जो है अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। इससे जो है आपका बेहतर होगा, आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर हो पाएगा। तो आप लोग को पता था कि हम लोग क्लास 9 का जो साइंस था चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर लगभग हम लोग 95% जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो कवर कर लिए थे। हम लोग का 2 से 3 टॉपिक बचा था। टॉपिक ये बचा हुआ था कि पदार्थों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। उनमें से हम लोग 2 मेथड जो है वो आसानी से पढ़ लिए थे। थर्ड मेथड जो हम लोग का बचा हुआ था, ये मेथड ये था पृथक्करण। थर्ड मेथड को हम लोग क्या कह रहे थे, पृथक्करण विधि। तो इस विधि के बारे में आज जो है हम लोग पूरा डिटेल जानकारी लेने वाले। उम्मीद आप इतना करिए कि इससे बाहर जो है आपका एग्जाम में एक भी चीज पूछा नहीं जाएगा। आप फिर पूरा यूट्यूब में भी देखिएगा तो आपको इतना मिलने वाला नहीं, इतना चीज अभी हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि जो है किसी भी 2 पदार्थों को अलग करने का एक विधि है। इस विधि के द्वारा 2 या घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 2 या घुलनशील का मतलब हो गया वैसे पदार्थ जो एक दूसरे के साथ घुलता ना हो, उसे हम या घुलनशील कहेंगे। तो जब कोई भी 2 या घुलनशील द्रव रहेगा या पदार्थ रहेगा तो उसको हम यदि अलग करना चाहेंगे तो हम लोग जो है वो पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि का प्रयोग करेंगे, पृथक्करण विधि का। तो इस विधि के द्वारा जो है 2 या घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है। सेकंड क्या है, जब 2 या घुलनशील द्रव रहता है इसमें हम लोग अलग करते हैं। उनमें से जो एक द्रव रहेगा उसका घनत्व जो रहेगा वो डेंसिटी जो रहेगा वो कम रहेगा। तो जिसका घनत्व जो कम रहेगा वो जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, और जबकि जिसका घनत्व जो है वो ज्यादा रहेगा, जिस द्रव का या लिक्विड का घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे की तल में बैठ जाएगा। मान के चलिए हम लोग के पास एक कंटेनर था। इस कंटेनर में यदि हम 2 द्रव को मिक्स कर दें, 2 या घुलनशील द्रवों को मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद यदि हम पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिस द्रव का जिसका घनत्व कम रहेगा, जिसका घनत्व जो है वो कम रहेगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा। जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, और जिसका घनत्व जो है ज्यादा रहेगा वो आपका नीचे आ जाएगा। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज जो पानी में तैरता है, कोई भी चीज को यदि हमको पानी में जब इसको हम मर्ज करेंगे, डुबाएंगे, तो पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगता है। क्या कभी हम लोगों ने कुछ सोचा कि आखिर कोई चीज जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो उसका जाहिर सी जो जवाब है ये आपका घनत्व है। इसका जवाब क्या मिलेगा, आपका घनत्व है। घनत्व के कारण ही कोई भी चीज पानी के ऊपर जो है वो तैरता है। पानी में हम जो चीज को डुबाएंगे, जो चीज डूब जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा है। यदि पानी का घनत्व से कोई भी चीज का घनत्व कम रहेगा, डेंसिटी कम रहेगा, वाटर के डेंसिटी से कोई भी पदार्थ का, कोई भी मैटर का, तो वो जो है उसमें आसानी से मर्ज कर जाएगा।
हम पानी के अंदर कोई पत्थर को डाल देंगे तो पत्थर जो है वो आसानी से पानी में डूब जाएगा। इसलिए डूब जाएगा कि डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए ये चीज जो है वो आसानी से क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए ये चीज जो है वो आसानी से क्या होगा, डूब जाएगा। मान के चलिए कोई हल्का प्लास्टिक है, उसको पानी में हम डुबाना चाहते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो पानी के अंदर नहीं डूबेगा। इसका कारण ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक जो है वो लेस देन है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए हम कहेंगे कि ये चीज जो है वो डूबेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पानी में कोई भी चीज क्यों डूबता है। तो क्यों डूबता है, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा पानी से, वो चीज पानी में डूब जाएगा। जिसका घनत्व कम रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो पानी में क्या होगा, तैरेगा। पानी में क्या होगा, तैरता है। पानी में क्या होगा, तैरता है। ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया और ये चीज भी हम लोग पढ़ लें। अब हम लोग देखेंगे कि पृथक्करण विधि का उपयोग जो है वो कहाँ पे करते हैं। तो पृथक्करण विधि का उपयोग जो है वो हम लोग करेंगे तेल तथा जल के या घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग करने में। देखिए तेल अलग चीज है और जल अलग चीज है, तो यहाँ लिक्विड है और दोनों जो है वो एक या घुलनशील मैटर्स है और ये दोनों मैटर्स के मिक्सचर को अलग करने में हम इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि तेल और पानी जो है दोनों पानी के साथ अच्छा से घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, और जब नहीं घुलेगा तो हम लोग आसानी से पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। और जैसे पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तेल और पानी को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। क्योंकि जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो आपका ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट जो उपयोग है, धातु शोधन के समय लोहे को अलग करने में भी पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में जहाँ पे धातु को शुद्ध किया जाता है उस समय भी लोहे को अलग करने में हम पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग करेंगे, पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट विधि जो हम लोग देखने वाले हैं उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। उस विधि का नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि। तो चलिए हम लोग सब्लिमेशन मेथड को भी बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। फोर्थ मेथड जो है वो उस मेथड का नाम है सब्लिमेशन मेथड। कौन सा मेथड है, वो आपका है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। सब्लिमेशन मेथड, तो इस विधि में क्या होता है, सब्लिमेशन मेथड। तो फोर्थ हम लोग जो लिखते हैं, फोर्थ जो हम लोग का है वो है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि। फोर्थ विधि को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे। कौन सा विधि कहेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि को हम कह सकते हैं सब्लिमेशन, क्या कहेंगे, सब्लिमेशन मेथड। इस मेथड को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन मेथड। मेथड का मतलब होता है विधि, मेथड का मतलब क्या हो गया, विधि। आप लोग क्लास 8 में जरूर पढ़े होंगे, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको ये चीज जरूर बताए थे कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोगों को बताया गया था, ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोगों को बताया गया था ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। जब कोई भी ठोस पदार्थ को, जब कोई भी ठोस पदार्थ दरों में ना जाकर, दरों में ना जाकर क्या हो जाए, सीधे किस में बदल जाए, सीधे गैस में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम कह रहे थे ऊर्ध्वपातन। जब किसी भी ठोस पदार्थ को हम गर्म कर रहे थे तो गर्म करने के बाद क्या हो रहा था
कि वो पदार्थ द्रव में ना जाकर यानी द्रव अवस्था में ना बदलकर वो सीधे जो है वो गैसीय अवस्था में चल जा रहा था। इसी चीज को हम ऊर्ध्वपातन कहते थे। इसी चीज को हम ऊर्ध्वपातन कहते थे। जैसे आप कपूर का एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि कपूर में कुछ ऐसा ही नेचर है जो सब्लिमेशन होता है। सीधा कपूर ठोस अवस्था से सीधा वो द्रव में ना जाकर सीधा गैस में चल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि के प्रयोग से किसी भी दो पदार्थों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस विधि में जो है वो दो चीज रहेगा। एक पदार्थ ऐसा रहेगा जो ऊर्ध्वपातित होगा, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होगा। एक पदार्थ इसमें ऐसा रहेगा जिसका ऊर्ध्वपातन होगा, और एक पदार्थ इसमें ऐसा रहेगा जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। अब इन दोनों को जब अलग करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाएगा उससे वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इन पदार्थों में हम जब गर्म करेंगे, इन पदार्थों को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा कि जो पदार्थ इसमें ऊर्ध्वपातित हो जा रहा है वो ऊर्ध्वपातित होके वो सीधा गैस में चला जाएगा। और जैसे वो गैस में जाएगा, जब गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातित होकर गैस में चला जाएगा। और जैसे वो गैस में जाएगा तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग हो जाएगा। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी विधि को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में एक पदार्थ जो रहेगा ऊर्ध्वपातित रहेगा, एक पदार्थ जो रहेगा वो ऊर्ध्वपातित नहीं रहेगा। ये ऊर्ध्वपातित नहीं रहेगा, इसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। अब इन दोनों का जब मिश्रण रहेगा, इन दोनों का जब मिक्सचर रहेगा, फिर इसे हम गर्म कर देंगे तो जो इस मिश्रण में ऊर्ध्वपातित वाला पदार्थ है वो गर्म करने से सीधा वो गैस में चला जाएगा। और गैस में जब जाएगा तो जो बिना ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वो उससे अलग हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया से हम लोग किसी भी दो पदार्थों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, जिनमें से एक पदार्थ जो रहेगा वो ऊर्ध्वपातित वाला नेचर रहेगा और एक पदार्थ जो रहेगा वो गैर ऊर्ध्वपातित वाला नेचर वाला रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया होगा वो आसानी से कमेंट कर सकते हैं, उनको और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। दूसरी बात, जो हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो कोशिश कीजिए जुड़ जाएं, जिससे क्या होगा आपको पर डे क्लास आपको मिलने वाला है। क्लास 8, 9 एंड 10 ये 3 क्लास का जो है फिलहाल आपको हर चीज मिलने वाला है, मैथ और साइंस का वीडियो, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रयोग क्या है। अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण को, इसका यूज कहाँ है, ऊर्ध्वपातन विधि का जो है वो उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो इसका उपयोग जो होगा वो फर्स्ट उपयोग जो है वो ये है आपका अमोनिया क्लोराइड। फर्स्ट उपयोग जो है इसका अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए। अमोनिया क्लोराइड तथा नमक के मिश्रण को अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों के पास दो पदार्थ है, अमोनिया क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अमोनिया क्लोराइड जो है ये क्या है आपका ऊर्ध्वपातित, ये आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी जब इसे गर्म किया जाएगा तो सीधे गैस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन नमक जो है आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, इसे हम कहेंगे गैर ऊर्ध्वपातित पदार्थ। अब इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों के मिक्सचर में जब हम इसे गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो है वो गैस में चला जाएगा और जो गैर ऊर्ध्वपातित रहेगा वो ज्यों का त्यों बचा रहेगा। तो इस तरह से एक दूसरे से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका है कपूर और लोहे के बुरादे को, कपूर
कपूर और लोहे के बुरादे, कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने के लिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कपूर जो है वो ऊर्ध्वपादित पदार्थ है। कपूर क्या है भाई साहब? तो ये आप कहिएगा कि कपूर जो है वो आपका ऊर्ध्वपादित पदार्थ है। ऊर्ध्वपादित पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जो सीधा ठोस से गैस में चला जाए, और लोहा जो है ये आपका गैर ऊर्ध्वपादित है, ये आपका जो है वो गैर ऊर्ध्वपादित है, ये आपका गैर ऊर्ध्वपादित है। अब इन दोनों का मिश्रण है, बुरादा है, छोटा छोटा कण है। अब जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो आप ही बताइए, कपूर का गुण है कि कपूर सीधा ठोस से इसमें चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। उत्पादित पदार्थ का मतलब सीधा ठोस से किसमें चला जाएगा? सीधा गैस में चला जाएगा, सीधा गैस में चला जाएगा। और गैर वाला क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जब ऐसा नहीं होगा, इसे गर्म करेंगे, कपूर जो है वो गैस में चला जाएगा और लोहे का जो बुरादा रहेगा वो ज्यों का त्यों बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे से अलग हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये मेथड जो है आप लोगों को समझ में आ गया। और जो भी मेरे प्यारे छात्र अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप अपने दोस्त को इसमें जरूर जोड़ें ताकि हर कोई फायदा उठा सके। जो लोग नोट्स नहीं बना पाए वो आसानी से नोट्स को बना सकते हैं, आसानी से लेक्चर को समझ सकते हैं। बहुत मजा आएगा। यदि कुछ दिनों के बाद जो है आपका लाइव क्लास किया जाएगा बहुत ही जल्द। अब हम लोग देखने वाले हैं परभाजी आसवन विधि। लास्ट विधि हम लोग देखने वाले हैं, उस विधि का नाम है परभाजी आसवन विधि। तो शायद आपका फिफ्थ होगा। उस विधि का नाम क्या है? परभाजी आसवन विधि। इस विधि को पढ़ के हम लोग लास्ट एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही मजेदार है, जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन जो है आपको हम यहाँ पे नोट्स के लिए हम आपको लिखा दे रहे हैं। दो या लिख लीजिए, दो या दो से अधिक घुलनशील, ये घुलनशील के लिए, ये किसके के लिए है? घुलनशील द्रवों जिनके कथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो, 25 केल्विन से कम हो, तो 25 केल्विन से कम हो तो इस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए परभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा कि कोई दो या घुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे आसवन विधि या फिर कहेंगे परभाजी आसवन विधि। इस विधि का उपयोग जो है इन तरह के पदार्थों को अलग करने में किया जाएगा। अब इसका हम लोग देखेंगे यूज, इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट उपयोग जो हम लोग देखेंगे वो आपका देखेंगे वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने में। फर्स्ट जो आपका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वायु को विभिन्न गैसों से, वायु को विभिन्न गैसों से अलग करने में, अलग करने में, वायु को विभिन्न गैसों से अलग करने में। दूसरा है पेट्रोलियम से, सेकेंड जो है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से उसके घटकों को अलग करने में, पेट्रोलियम से उसके घटकों को अलग करने में। तो ये जो दो उपयोग है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दो घुलनशील, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा ये आपका इस तरह से बनेगा कि दो घुलनशील पदार्थों को कैसे अलग करते हैं, दो घुलनशील पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, या फिर वायु को गैसों से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, या पेट्रोलियम से उसके घटकों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे। अब यदि ये इस तरह का एग्जाम्पल आप नहीं पढ़ेंगे मेरे साथ तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छूटने वाला है। लेकिन आपका जो आइंस्टाइन एकेडमी है आपको इस हिसाब से पढ़ाएगा कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछा जाएगा आपको पहले से पता रहेगा। क्वेश्चन आपको चाहे जैसा भी पूछा जाए आपको ये सारा चीज जो है वो पहले से पता रहे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक का नाम जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो लास्ट टॉपिक का जो नाम है वो आपका है, लास्ट टॉपिक का जो नाम है, मार्कर भी धोखा दे रहा है, लास्ट टॉपिक का जो नाम है वो है आपका भौतिक परिवर्तन। एक क्या है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम दोनों तरफ बता देते हैं, एक पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों परिवर्तन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों परिवर्तन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम से दोनों का आप वाकिफ होंगे। भौतिक परिवर्तन, फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन, इसको हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, इसे हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं कि चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, और जो हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए वो जरूर कर दीजिएगा। तो भौतिक परिवर्तन को जो है हम लोग कहेंगे फिजिकल, इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, इसे हम लोग क्या कहेंगे फिजिकल चेंज। इसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, इसे हम लोग क्या कहेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ ऐसा परिवर्तन जिसमें जो उसका मॉलिक्यूल्स रहेगा वो हमेशा के लिए बदलेगा नहीं। इसमें जो है कण जो रहेगा यानी मॉलिक्यूल जो रहेगा वो हमेशा के लिए नहीं बदलेगा। इसमें जो कण रहेगा हमेशा के लिए नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें जो कण रहेगा वो क्या होगा, ये कण जो है
परमानेंटली चेंज हो जाएगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हमेशा के लिए बदल जाएगा। द molecules of substance are temporarily changed. The molecules of substance are temporarily changed, but in chemical change the molecules of substance are permanently changed. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन में जो रहेगा वो molecules of substance जो रहेगा, यानी पदार्थ का जो कण रहेगा वो हमेशा चेंज हो जाएगा। अब आने की भौतिक परिवर्तन जो रहेगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस विच इज रिवर्स इन द बैक डायरेक्शन। ये प्रोसेस जो रहेगा वो बैक कर सकता है, वापस जा सकता है। जैसे मान के चलिए हम कोई चीज में, जैसे आपको हम एग्जांपल एक समझाते हैं। जैसे ये मेरा मान के चलिए मेरा ये बुक है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये कोई बुक है, कॉपी है। ये इसका शेप एंड साइज इस तरह से, इसको हम लोग क्या किए कि बल लगा के इसका शेप एंड साइज को हम लोगों ने क्या किया, अलग कर दिया। शेप एंड साइज ऑफ द कॉपी आर चेंज। इसका शेप और साइज जो था वो पहले से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये शेप एंड साइज जो चेंज हुआ है इसे हम चाहेंगे तो जैसा था उसी साइज में हम ला सकते हैं। देखिए आगे, तो इसी को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ये दोबारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो टेम्पोरली चेंज है, हमेशा के लिए बदलता नहीं है। इसलिए भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज वापस वैसे ही आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज क्या होगा, वापस वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जो केमिकल चेंज रहेगा, जो आपका केमिकल चेंज रहेगा, ये आपका होगा इरिवर्सिबल। ये क्या होगा आपका, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया कि ये प्रोसेस जो रहेगा वो आपका दोबारा नहीं होगा। जैसे इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर जो रहेगा वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब हमेशा के लिए कोई भी चीज चेंज हो जाएगा तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए इस कॉफी को हम यदि जला दिया जाए, इस कॉफी को हम जला दें, तो जलाने से इस कॉफी का जो कण रहेगा वो कण जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ये फिर इस जला हुआ कॉफी को हम वापस कॉफी बना नहीं सकते। तो इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज एक बार परिवर्तन हो जाएगा तो पुनः आप वापस नहीं ला पाइएगा। जैसे मान के चलिए कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे मोम का पिघलना। मोम को यदि आप पिघला देते हैं, तो मोम यदि ठोस में है, यदि आपका ठोस में है, जब इसको हम पिघला दिए तो ये द्रव में चला गया, केवल अवस्था बदला, केवल स्टेट इसका चेंज हुआ, इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ जो सब्सटेंस था वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ठोस से द्रव में चला गया, मॉलिक्यूल्स ये चेंज परमानेंटली नहीं हुआ, अवस्था बदल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस द्रव को यदि फिर हम ठंडा करेंगे तो फिर मेरा बर्फ बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस एक दूसरे में क्या होगा, कन्वर्ट होता रहेगा। किस परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन में। जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, जिससे हम कहते हैं उसको बर्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्फ कहेंगे। बर्फ मान के चलिए मेरा ठोस अवस्था में होगा, बर्फ को जैसे हम लोग पिघलाने शुरू करेंगे तो आपका गैस में चल जाएगा, और गैस को यदि और गर्म बर्फ को जैसे पिघलाने शुरू करेंगे तो आपका द्रव में चल जाएगा, और द्रव को जैसे और गर्म करेंगे तो आपका गैस में आ जाएगा, मतलब गैस में आ गया। गैस को फिर हम ठंडा करेंगे तो द्रव में आ जाएगा, इसको यदि हम लोग ठंडा करेंगे तो द्रव में आ जाएगा, द्रव को और ठंडा करेंगे तो आपका ठोस में आ जाएगा, यानी बर्फ में आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि एक जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का नाम है
भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। लेकिन इसमें जो परिवर्तन होगा भाई साहब, ये आपका परमानेंटली चेंज होगा। परमानेंटली चेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई इंसान था, खाना खाया, अब खाना खाने के बाद उसका खाना जो है वो पचना शुरू हो जाएगा। जैसे खाना हम लोग जैसे खाएंगे, क्या हम लोग रिवर्स ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। भले किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगा, वो अलग सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे भोजन का पचना, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना एक क्या रासायनिक परिवर्तन है। या फिर हम कह सकते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, जब कोई भी लोहा में जंग लग जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन जो रहेगा वो हमेशा के लिए बदल जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे। जैसे दूध से दही बनना, जैसे दूध से दही बनना, जब कोई भी दूध से दही बन जाएगा तो कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जो दही को चाहेगा फिर हम दूध बना देंगे, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो जाएगा। लोहा में जंग लग जाएगा तो जैसा था वैसा फिर नहीं किया जा सकता है। भले उसे बचने के लिए हम लोहे के ऊपर पेंट कर सकते हैं। जब भोजन पच जाएगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं पैदा लिया है जो आपका पचा हुआ भोजन को भोजन बना दे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो भी पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो आज जो है ये सेशन जो है आपका एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। यानी चैप्टर नंबर 2 जो था क्लास 9 का जो साइंस था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चीज जो है हम लोग आसानी से देख चुके हैं। अब कल जो है आपका जो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। यानी चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका साइंस का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इतना आप जान जाइए कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो चाहे तो ऐप में जाके इसका एमसीक्यू टेस्ट आराम से दे सकता है। ऐप में जाके, ऐप का नाम है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, जो आपको वीडियो में भी इसका लिंक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी लिंक आपको मिल जाएगा। या लिंक यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल। आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल के बाद यदि आप केंदुआ लिख देते हैं तो हमको लग रहा है कि ऐप जो है वो फर्स्ट नंबर में ही आ जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कीजिए और लगभग चैप्टर नंबर 7 तक सारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो अपलोड किया जा चुका है। तो वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे हम लोग कल उस टेस्ट को यूट्यूब पर देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल आप इसी टाइम जरूर जुड़िएगा।